नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करेंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की, जो कि हर वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया 14 अगस्त 2021 को। इस संबंध में उनके एक ट्वीट की चर्चा की जाती है, जो उसी दिन उन्होंने की थी। इसमें उन्होंने बताया कि देश के बंटवारे का जो दर्द है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जो संघर्ष हुआ है, जो बलिदान हुआ है, उसकी याद में ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। हजारों लाखों लोग विस्थापित हुए, कईयों की जान गई। आइए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में। विभाजन, यह विभीषिका कैसे बनी, इस संदर्भ में बात करते हैं। अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन की एक दर्दनाक कहानी है यह विभाजन। विश्वास और धार्मिक आधार पर हुआ एक हिंसक घटना के तौर पर देखा जाता है, और यह विभाजन जो वर्षों से लोग साथ में रह रहे थे, जो सह अस्तित्व की भावना थी, उस युग को अचानक से नाटकीय तौर पर समाप्त कर देता है। यह विभाजन आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो पश्चिमी पाकिस्तान से लगभग 60 लाख गैर मुसलमान निकलकर भारत आए। 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली आदि के भारतीय हिस्सों से पश्चिमी पाकिस्तान चले गए। बाद के पूर्वी पाकिस्तान की अगर बात करें तो 20 लाख गैर मुसलमान वहां से निकलकर पश्चिम बंगाल आए। 1950 में 20 लाख और गैर मुसलमान पश्चिम बंगाल आते हैं। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान चले गए। यह विभीषिका कितनी भयानक थी, इस बात को जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि इस विभीषिका में मारे गए लोगों का आंकड़ा लगभग 5 लाख बताया जाता है, लेकिन अनुमानतः यह आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच है। ब्रिटिश सरकार की भूमिका की अगर बात करें तो वह न्यायकर्ता की बजाय मध्यस्थ ज्यादा दिखी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की घोषणा होती है 20 फरवरी 1947 को। यह घोषणा कहाँ होती है? हाउस ऑफ कॉमन्स में। उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ देगी। उनकी चर्चा की जाए तो 31 मई 1947, यह तिथि याद रखिएगा, लंदन से सत्ता के हस्तांतरण की मंजूरी लेकर नई दिल्ली लौटते हैं। 2 जून 1947 की ऐतिहासिक बैठक में विभाजन की योजना पर सहमति बना लेते हैं। इस योजना का व्यापक विरोध होता है, और विरोध खास करके इस बात पर कि भारत जैसे देश का विभाजन धार्मिक आधार पर किया जा रहा है। ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलन जो 4 जून 1947 को हुआ, उसकी चर्चा करते हैं। नई दिल्ली में 4 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आया वह जनसंख्या के स्थानांतरण पर था। जवाब मिलता है, व्यक्तिगत रूप से मैं कोई दिक्कत नहीं देखता। स्थानांतरण के कुछ उपाय स्वाभाविक रूप से आएंगे, लोग अपने आप को स्थानांतरित कर लेंगे। द ट्रिब्यून 5 जून 1947 को यह बयान छपता है। वायसराय का उत्तर होता है, विभाजन के फलस्वरूप 1.3 करोड़ लोग अपनी जड़ों से उखड़कर विस्थापित होने के लिए बाध्य कर दिए जाते हैं। विभाजन के लिए संकल्पबद्ध थी मुस्लिम लीग। 9 जून 1947 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक होती है। स्थान होता है नई दिल्ली का इंपीरियल होटल। विभाजन की मांग वाला प्रस्ताव लगभग सर्वसम्मति से पारित होता है। पक्ष में 300 वोट पड़ते हैं और विपक्ष में मात्र
10 मत पड़ते हैं। तो संकल्पबद्धता दिखती है, लेकिन क्या भयंकर परिणाम होने वाले हैं इस विभाजन के, उसको नहीं समझा जाता। बांग्लादेश 1971 में बनता है, पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है और एक नए स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश का गठन होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लें तो 4 जून को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14-15 अगस्त को स्वतंत्रता की तारीख के रूप में घोषित किया जाता है। 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत जहां सह अस्तित्व जीवन का एक तरीका था, वहां 1946 और 47 में सांप्रदायिक हिंसाएं होती हैं। लाहौर का नाटा बाजार ध्वस्त कर दिया जाता है। मार्च 1947 की बात करें तो रावलपिंडी के पास मांडेर गांव में दुकानों और घरों में आग लगाई जाती है। बाबा खड़क सिंह पंजाब के एक वरिष्ठ नेता, उनका बयान आता है कि जो लोग कह रहे हैं कि भारत का विभाजन लगभग अपरिहार्य हो गया है और साथ ही अपने देशवासियों से स्वतंत्रता के उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार होने की अपील कर रहे हैं, वे विरोधाभासी शब्दों में बात कर रहे हैं। मेरी राय में नेता ब्रिटिश कूटनीति के शिकार हो गए हैं और यह बात सत्य प्रतीत होती है। द ट्रिब्यून 25 जून 1947 में यह बयान छपता है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति विभाजन से जुड़े हुए सर CJ रैडक्लिफ, विभाजन के लिए रेखा जो खींची जानी है, इनको दिया गया। कभी भारत नहीं आए थे, कोई अनुभव नहीं था, जटिलताएं कैसी हैं इसको समझने का कोई तरीका नहीं था। जब उनसे पहली बार संपर्क किया जाता है तो जून 1948 तक का कार्य पूरा करने का उम्मीद किया जाता है, पंजाब सीमा आयोग के प्रमुख के रूप में। लेकिन महज 3 सप्ताह ही दिए जाते हैं रेखा खींचने के लिए। पूरी योजना और इसके कार्यान्वयन को समय से पहले किए जाने को वायसराय की व्यक्तिगत जीत के रूप में देखा जा रहा था। खतरनाक सिद्धांत, अर्थात एक व्यक्ति धर्म के साथ अपनी राष्ट्रीयता बदलता है, और यह बात ब्रिटिश सांसद विलियम डोबी का था, जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह बात कही। द ट्रिब्यून 6 जून 1947 को यह प्रकाशित हुआ। उनका कहना था कि स्पष्ट रूप से मैं समझ नहीं पा रहा हूं विभाजन की ब्रिटिश योजना को स्वीकार करने के पीछे का कारण क्या है। मैं अपनी सरकार का समर्थन करने के लिए बाध्य हूं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमने एक खतरनाक सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, यानी एक व्यक्ति धर्म के साथ अपनी राष्ट्रीयता बदलता है। क्या इस प्रतिक्रियावादी सिद्धांत की स्वीकृति से भारत को गृह युद्ध से बचने में मदद मिलेगी? मुझे नहीं पता। और यह बात जो हिंसाएं हुई, जितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए, उससे सिद्ध हो रहा था। शेख अब्दुल्ला का बयान आता है, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमें धार्मिक विचारों से दूर नहीं किया जा सकता। कश्मीर का कल्याण हमारी पहली चिंता है। विस्थापन की अगर बात करें तो विभीषिका के रूप में कैसे हम देख पाते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। रिश्तेदार मरते हुए देखते हुए परिवार के लोग जा रहे हैं। कुछ इस चिंता में है कि प्रियजन के साथ उनके साथ क्या हुआ होगा। जैसे जैसे काफिले बढ़ते जाते थे, उन गांवों से लोग उसमें जुड़ते जाते थे। 10 से 27 मील तक का लंबा कारवां फैल जाता था और इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हो जाते थे। सर सिरिल रैडक्लिफ जो बैरिस्टर थे, इनको 2 सीमाओं का अध्यक्ष बनाया गया था, एक बंगाल के लिए और एक पंजाब के लिए। 8 जुलाई को वो भारत आते हैं और 12 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पूरी कर लेते हैं और उसके बाद तुरंत वो यहाँ से चले जाते हैं। हिंसा के प्रारंभ की बात करें तो 4 मार्च 1947 को शुरू होता है। कैसे? तो छात्रों के नेतृत्व में हिंदुओं और सिखों के एक जुलूस पर पुलिस गोली चलाती है, और ये छात्र कहाँ के थे? तो DAV कॉलेज लाहौर के। लगभग 125 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे तथा 10 छात्रों की मृत्यु हुई थी। 6 मार्च की सुबह तक अमृतसर, जालंधर, रावलपिंडी, मुल्तान और सियालकोट समेत
पंजाब के मुख्य शहर दंगों में लिपट गए थे, वहां पर हिंसाएं प्रारंभ हो गई थी। विभिन्न समस्याएं सामने आई। सबसे बड़ी समस्या उस सदी का सबसे भीषण जो बाढ़ हुआ था, उसका सामना किया था शरणार्थियों ने। न केवल वो हिंसा का सामना कर रहे थे, बल्कि भूख, बीमारी, थकावट और प्रकृति की कठोर परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। अगर मानसून की बात करें तो मूसलाधार मानसून को सहन करते हुए भारी वर्षा में वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। 3 अक्टूबर 1947 द ट्रिब्यून अखबार के शिमला संस्करण के लेख में उन शरणार्थियों पर भारी बारिश और बाढ़ के प्रभाव को बताया गया। विकट परिस्थितियों से होकर पंजाब पहुंचे। पंजाब के कई शहर जैसे जालंधर और फिरोजपुर पानी से भर गए थे और परिणाम स्वरूप बिजली के बिना थे। आवाजाही के लिए सिंध से आने और जाने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जो पानी के जहाज से अपना सफर तय कर रहे थे। कराची और मुंबई के बीच भारत सरकार ने 9 स्टीमर लगाए थे। पर्शियन गल्फ लाइन के स्टीमरों ने भी मुंबई तक के अपने सफर के दौरान कराची में रुककर लोगों को साथ लिया था। रेल सुविधा भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार की सहमति से हर दिन 5 और 6 ट्रेनें दोनों ओर से चलती थी। नौका का प्रयोग होता था। बंगाल में लोगों के दैनिक जीवन में जलमार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए पलायन के दौरान नावों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार चटगांव, नारायणगंज, बारिशाल और चांदपुर से शरणार्थियों को कलकत्ता लाने के लिए लगभग 15 स्टीमरों की व्यवस्था करती है। जिन अन्य तरीकों से शरणार्थियों ने बंगाल की सीमा पार की, उनमें बंगाल में चलने वाली ट्रेनों के साथ खुलना गोलैंडो यात्री ट्रेन भी थी, जहां जीवन की हर सुबह मुस्कान से पुलकित हो उठती थी। वहां का मंजर देख आंसू भी खून हो गए। ऐसे विभाजन विभीषिका से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो रही थी। महिलाओं को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी। अपहरण किया गया, बलात्कार किया गया, बहुतों को अपना धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। उन्हीं पुरुषों से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जिन्होंने शायद उनके परिवार का कत्ल किया हो। कई को वेश्यावृत्ति वालों के हाथों में बेच दिया गया। उनके अपने परिवार के सदस्य अक्सर परिवार के सम्मान को बचाने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते थे। आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए थे। भारत सरकार ने कहा कि 33,000 महिलाओं का अपहरण हुआ था, जबकि पाकिस्तान सरकार के अनुमान के अनुसार 50,000 महिलाओं का अपहरण हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अशांति के काल में स्त्री का अपहरण बहुत बड़ा पाप था, लेकिन शांति स्थापित होने पर भी उस स्त्री का पुनर्वास न हो पाना उससे कहीं अधिक बड़ा पाप था। द हिंदुस्तान टाइम्स वीकली में रविवार 14 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी का आह्वान प्रकाशित होता है। शनिवार की प्रार्थना के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि कानून के संचालन में सरकार का सहयोग करें और उसे अपने हाथों में न लें। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले तथा विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों भारतवासियों को शत शत नमन। संदर्भ कमेंट में इसे देख सकते हैं और पूरा PDF आपको मिल जाएगा। आप उसमें से अधिक जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।